ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ये अध्याय 38 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। कब और किसके द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना 2005 में केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना एक अधिनियम के द्वारा की गई थी। इसीलिए यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी इसका जिक्र संविधान में नहीं किया गया था। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत शासकीय राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से की गई थी। केंद्रीय सूचना आयोग की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। लिमिटेशन ध्यान में रखिएगा। तो केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, लेकिन इनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और सभी सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति के सिफारिश पर की जाती है और इस समिति में प्रमुख रूप से जो शामिल होते हैं, ध्यान में रखिएगा, प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री। तो इस समिति के सिफारिश से जो है राष्ट्रपति सभी सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य बनने वाले सदस्यों में सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। उन्हें विधि, विज्ञान एवं तकनीकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार या प्रशासन आदि का विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यकाल और जो सेवा शर्तें हैं, इसके अंतर्गत जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। जो कार्यकाल है कितने वर्षों का होता है, सेवा शर्तें क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष तक, इनमें से जो भी पहले हो ये अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है, यानी मान लीजिए किसी सदस्य का उम्र 60 वर्ष है तो वो 65 वर्ष तक जो है अपने पद पर बने रहेंगे, या किसी का अगर 62 वर्ष उम्र है तो वो 3 साल तक ही कार्य करेंगे, यानी 65 वर्ष की उम्र तक। ठीक है, याद रखिएगा। और इन्हें पुनर्नियुक्ति की जो है अनुमति नहीं है, यानी इनका दोबारा से नियुक्ति नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों को निम्न प्रकार से उनके पद से हटा सकते हैं। तो किस आधार पर जो है राष्ट्रपति मतलब कि सूचना आयुक्त को जो है हटाया जा सकता है, या मुख्य सूचना आयुक्त हो या अन्य सूचना आयुक्त हो, इनको राष्ट्रपति निम्नलिखित आधार पर हटा सकते हैं। जैसे पहला है, यदि वे दिवालिया हो गए हों, यदि उन्हें नैतिक चरित्रहीनता से संबंधित किसी अपराध के विषय में दोषी करार दिया गया हो राष्ट्रपति की नजर में, तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है। यदि वे अपने कार्यकाल के दौरान के अतिरिक्त लाभ के पद पर कार्य कर रहे हो तो पद से हट सकते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति की नजर में वे शारीरिक या मानसिक रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन करने में मतलब सक्षम नहीं है तो उनको राष्ट्रपति जो है पद से हटा सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो वे किसी ऐसे लाभ को प्राप्त करते हुए पाए जाते हैं जिससे उनका कार्य या निष्पक्षता प्रभावित होती है तो उनको पद से हटाया जा सकता है। मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान होते हैं। किसके समान होते हैं, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान होते हैं। और इसी प्रकार अन्य सूचना आयुक्तों के जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं, इनका जो वेतन, भत्ता और अन्य सेवा शर्त होता है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान होता है। और इसी प्रकार जो अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, इनके वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें निर्वाचन आयुक्त के समान होते हैं। उनके अगर बात करें तो उनके सेवा काल में उनके वेतन, भत्ते या अन्य सेवा शर्तों में कोई जो है अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य एवं शक्तियां क्या क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, आयोग का यह दायित्व है कि वे किसी व्यक्ति से प्राप्त निम्नलिखित जानकारी एवं शिकायतों का निराकरण करें। जैसे पहला है, जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण किसी सूचना को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा हो, उसने मांगी गई जानकारी देने से मना कर दिया हो, ठीक है, उससे मांगी गई जानकारी निर्धारित समय में प्राप्त न हो पाई हो, यदि उसे लगता हो कि सूचना को प्रदान करने के लिए मांगी गई फीस सही नहीं है, यदि उसे लगता है कि उसके द्वारा मांगी गई सूचना अपर्याप्त, झूठी या भ्रामक है, सूचना प्राप्ति से संबंधित कोई अन्य मामला। तो याद रखिएगा जो मतलब कि केंद्रीय सूचना आयोग के जो कार्य और शक्तियां हैं वो क्या क्या है।
देखिए, यदि किसी ठोस आधार पर कोई मामला प्राप्त होता है तो आयोग ऐसे मामलों की जांच का आदेश दे सकता है, और इसकी जो शक्ति है ये स्वप्रेरणा की शक्ति है। जांच करते समय निम्न मामलों के संबंधों में आयोग को दीवानी न्यायालय की जो शक्तियां हैं वो प्राप्त होती है। तो जांच करते समय निम्न मामलों के संबंध में जो मामला दिया गया इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो निम्न मामलों के संबंध में आयोग को किस प्रकार की शक्तियां दी गई है, तो दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। वह किसी व्यक्ति को प्रस्तुत होने और उस पर दबाव डालने के लिए समन जारी कर सकता है तथा मौखिक या लिखित रूप से शपथ के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करने को जो है आदेश दे सकता है। किसी दस्तावेज को मांगना या उसकी जांच करना जो है, या शपथ पत्र के रूप में साक्ष्य प्राप्त करना उसका अधिकार है। और किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक दस्तावेज को मंगवा सकता है। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो किसी गवाह या दस्तावेज की जांच करने के लिए जो है समन जारी कर सकता है, और कोई अन्य मामला जो निर्दिष्ट किया जाए वो कर सकता है। शिकायत के जांच के दौरान केंद्रीय सूचना आयोग लोक प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन, याद रखिएगा, जो केंद्रीय सूचना आयोग होता है लोक प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन किसी दस्तावेज या रिकॉर्ड की जांच कर सकता है, और इस रिकॉर्ड को किसी भी आधार पर प्रस्तुत करने से इनकार नहीं किया जा सकता। जांच के दौरान सभी सार्वजनिक दस्तावेजों को जो है आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। आयोग को यह शक्ति प्राप्त है कि वह लोक प्राधिकारी से अपने निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करे, जो इसमें निम्नलिखित है। पहला, सूचना की पहुंच को सभी तक संभव बनाना। जहां कोई भी, अगर बात करें, जहां कोई भी जन सूचना अधिकारी नहीं है वहां ऐसे अधिकारी को नियुक्त करने का आदेश देना। ठीक है। सूचनाओं के प्रकार या किसी सूचना का प्रकाशन, दस्तावेज के प्रबंधन, रख रखाव एवं विनष्टीकरण आदि रीतियों में किसी प्रकार का आवश्यक परिवर्तन, सूचना के अधिकार से संबंधित जानकारी के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था, और इस अधिनियम के अनुपालन के संदर्भ में लोक प्राधिकारी से वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त करना। आवेदन के द्वारा मांगी गई जानकारी के न मिलने पर या उसे क्षति होने पर जो है लोक प्राधिकारी को इसका उचित मुआवजा प्रदान करने का आदेश देना। ठीक है। और इस अधिनियम के अनुसार अर्थदंड लगाना, किसी याचिका को अस्वीकार करना। अधिनियम के क्रियान्वयन के संदर्भ में आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है, और केंद्र सरकार इस प्रतिवेदन को दोनों सदनों के पटल पर जो है रखवाता है। देखिए, जब कोई लोक प्राधिकारी इस अधिनियम का पालन नहीं करता है तो आयोग इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर सकता है। ठीक है, एक्शन ले सकता है और ऐसे कदम उठा सकता है जो इस अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करे। याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो राष्ट्रीय आयोग या केंद्रीय निकाय तथा संबंधित जो मंत्रालय है, यानी कौन सा आयोग या निकाय किसके अंतर्गत आता है, इसके बारे में देख लेते हैं। ध्यान में रखिएगा। देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वित्त आयोग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। संघ लोक सेवा आयोग कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत। अंतर्राज्यीय परिषद गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कर्मचारी चयन आयोग कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जनजातीय मामलों का मंत्रालय के अंतर्गत। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्षेत्रीय परिषदें गृह मंत्रालय के अंतर्गत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत। केंद्रीय अनुसंधान एजेंसी गृह मंत्रालय के अंतर्गत। देखिए, जो भाषाई अल्पसंधान के आयुक्त हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो गृह मंत्रालय के। बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और पिछड़ा वर्गों के लिए अगर बात करें, जो पिछड़ा वर्गों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। विकलांग व्यक्तियों के लिए जो केंद्रीय आयुक्त है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो सार्वजनिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उत्तर पूर्व परिषद उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो है ये कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और अल्पसंख्यकों का राष्ट्रीय आयोग जो है ये अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गृह मंत्रालय के अंतर्गत। और राष्ट्रीय महिला आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के बारे में चर्चा करेंगे।